नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गेस्ट पर। तो आज से हम दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस प्रैक्टिस सेट में हम सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के दिल्ली पुलिस के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो पूछा है प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में किसके द्वारा की गई थी? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है श्री राम वाजपेयी के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है राम मोहन राय के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, चौथा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो इनमें से सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3, आत्माराम पांडुरंग। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें पूछा है टाइम मैगजीन की 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्न में से किस भारतीय का नाम है? यानी टाइम मैगजीन के द्वारा तो 2021 में 100 लोगों की सूची जारी की गई थी, तो उनमें पूछा है किस भारतीय का नाम शामिल है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है नीरज चोपड़ा, दूसरा है नरेंद्र मोदी, तीसरा है विराट कोहली और चौथा है अमित शाह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी नरेंद्र मोदी का इसमें नाम शामिल है। तो 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में इंडिया की ओर से नरेंद्र मोदी को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नरेंद्र मोदी को। चलिए आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें पूछा है लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो लता मंगेशकर को 2001 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है भारत रत्न, दूसरा है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से, तीसरा है पद्म विभूषण से और चौथा है फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उन्हें भारत रत्न से 2001 में सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न से। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिक से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? यानी पूछा है इनमें से कौन सा अनुच्छेद रीट अधिकारिता से संबंध रखता है और वह अनुच्छेद 32 के समान है। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं। पहला है अनुच्छेद 227, दूसरा है अनुच्छेद 225, तीसरा है अनुच्छेद 226 और चौथा है अनुच्छेद 228। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी अनुच्छेद 226 के अनुसार रीट जारी की जाती है और अनुच्छेद 32 के अनुसार भी रीट जारी की जाती है। तो अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 232 में क्या फ़र्क है? तो अनुच्छेद 32 की बात करें तो इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। वही अनुच्छेद 226 की बात करें तो इसके द्वारा हाई कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। तो यह दोनों अपने आप में समान संबंध रखते हैं। 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और 26 के द्वारा हाई कोर्ट अपनी 5 प्रकार की रीटें जारी की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 226 के समान। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें पूछा है लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? तो लठमार होली की बात करें तो यह मुख्य रूप से किस खेल में खेली जाती है, यानी कौन से राज्य में यह खेली जाती है? तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में खेली जाती है। काफ़ी जगह यह राजस्थान में भी खेली जाती है और साथ ही साथ यह उत्तर प्रदेश में भी खेली जाती है। तो
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर प्रदेश में लठमार होली खेली जाती है। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें पूछा है, भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौतियों का सामना करना पड़ता है भारत में। पहला है कुशल श्रमिक अभाव का, दूसरा है अत्यधिक विदेशी प्रतिस्पर्धा, तीसरा है अस्थिर विनिमय परिवेश, चौथा है उपभोक्ता आधार अभाव। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी अस्थिर विनियामक परिवेश का सबसे ज़्यादा भारत में विदेशी निवेशकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी अस्थिर विनियामक परिवेश का सामना करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी सबसे ज़्यादा दाल कौन से जिले राज्य से उत्पादित की जाती है। पहला है हरियाणा, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है पंजाब और चौथा है बिहार। तो इनमें से कौन सा सही है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन किया जाता है और सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन भी यहीं से किया जाता है, यानी मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा दालें और सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा है, सुदर्शन झील का विवरण यानी गिरनार जूनागढ़ के एक अभिलेख में उल्लेखित है, जिसकी रचना शक राजा डैश के उपाधियों को दर्ज करने के लिए की गई थी। यानी सुदर्शन झील का विवरण गिरनार के एक शिलालेख में उल्लेखित किया गया है, जिसकी रचना शक शासक डैश के द्वारा उपलब्धियों को दर्ज कराने के लिए की गई थी। तो पूछा है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया था और वहाँ पर एक अभिलेख है, वह भी किसके द्वारा लिखा गया था। तो पहला है रुद्रदामन प्रथम के द्वारा, दूसरा है रुद्रसिम्हा तृतीय के द्वारा, तीसरा है माउस के द्वारा और चौथा है चस्ताना के द्वारा। तो यह 4 शासक हुए हैं और इनमें से कौन सा सही है जिन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रुद्रदामन प्रथम के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था और साथ ही साथ यहाँ पर एक अभिलेख भी उल्लेखित करवाया गया था, जो कि गिरनार जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रदामन प्रथम के द्वारा। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, यानी इनमें 3 रेडॉक्स अभिक्रिया है और 1 रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, दूसरा है डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का अपघटन, तीसरा है सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड का अपघटन और चौथा है पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। तो इनमें से पूछा है रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, बाकी तीनों की तीनों रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो इसमें भारत में यह कब शुरुआत की गई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1973, दूसरा ऑप्शन है 1970, तीसरा ऑप्शन है 1985 और चौथा ऑप्शन है 1972। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था। तो महेंद्र वर्मन प्रथम की बात करें तो यह किस राजवंश का शासक था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यह पल्लव राजवंश था, दूसरा चालुक्य का, तीसरा चोल का और चौथा पांड्य का। तो इसमें से सही जवाब की बात करें
तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महेंद्र वर्मन प्रथम। यह एक पल्लव राजवंश के शासक थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी प्रैक्टिस सेटों को आप अच्छे से देख सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें, क्योंकि इसमें हम सभी के सभी प्रीवियस क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं, ताकि जो कि आपके आगे आने वाले एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 तक स्थिति के अनुसार तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन था? तो पूछा है जुलाई 2023 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपके सामने ऑप्शन है, पहला है M.K. स्टालिन, दूसरा है K.N. नेहरू, तीसरा है M. येदियुरप्पा और चौथा है पिनाराई विजयन। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिलनाडु के जुलाई 2023 तक मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, M.K. स्टालिन। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसमें पूछा है, भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थापित किया गया था? यानी गोल्फ क्लब सबसे पहले कौन से शहर में स्थापित किया गया था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा शिमला, तीसरा मैसूर और चौथा है गुलमर्ग। तो यह सबसे पहले कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोल्फ क्लब की शुरुआत सबसे पहले कोलकाता में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए एक शर्त नहीं है? यहाँ पर 4 शर्त दी गई है और उनमें पूछा है राष्ट्रपति पद के लिए एक शर्त कौन सी नहीं है। पहला है, वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं है। दूसरा है, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। और तीसरा है, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होगा और उनके कार्यकाल के दौरान भत्ते में कमी नहीं की जाएगी। तो इनमें से एक शर्त कौन सी नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं है। तो यह एक शर्त नहीं है। बाकी तीनों राष्ट्रपति पद के लिए एक शर्त हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इसमें पूछा है, कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वे काली मृदा से समृद्ध होते हैं, जो खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती है? तो पहला है इथियोपियन पठार, दूसरा है दक्कन लावा पठार, तीसरा है अफ्रीकी पठार और चौथा है कंटंगा पठार। तो इनमें से कौन सा सबसे अधिक उपजाऊ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी दक्कन लावा पठार, जो कि काली मृदा से समृद्ध होता है और यह कपास की खेती और अन्य खेतियों के लिए उपयुक्त होता है। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात और मध्य प्रदेश के इलाकों में पाया जाता है। तो यह MP, महाराष्ट्र और गुजरात के इलाकों में यह मृदा पाई जाती है मुख्य रूप से, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो इसमें पूछा है, मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में डैश पुरस्कार जीता था। तो पंडित विश्व मोहन भट्ट की बात करें, जो कि मोहन वीणा वादक हैं, और उन्हें 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता था? तो ऑप्शन 1 ग्रैमी, ऑप्शन 2 संगीत नाटक अकादमी, ऑप्शन 3 ऑस्कर, ऑप्शन 4 संगीत कला निधि। तो उनके द्वारा कौन सा पुरस्कार जीता गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उन्होंने 1994 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रैमी पुरस्कार। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो इसमें पूछा है, जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? तो जुलाई 2023 की बात करें तो उस समय के केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन थे? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है जितेंद्र सिंह, दूसरा ऑप्शन है रमेश पोखरियाल, तीसरा है अश्विनी वैष्णव और चौथा है धर्मेंद्र प्रधान।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जितेंद्र सिंह, जो कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री थे 2023 के अनुसार। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वही धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो यह शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। डैश एक उद्योग संघ और स्वयं विनियामक संगठन यानी एसआरओ है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के सुदृढ़ विकास की दिशा में काम करना है। तो वह कौन सा है जो कि सूक्ष्म वित्तीय क्षेत्र में सुदृढ़ विकास की दिशा में काम कर रहा है, वह कौन सा संगठन है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और पहला ऑप्शन है नाबार्ड, दूसरा है सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क, तीसरा है स्वयं सहायता समूह संघ और चौथा है सूक्ष्म वित्त एवं निवेश विनियामक प्राधिकरण। और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क है, जिसके द्वारा सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के सुदृढ़ विकास के दिशा में काम किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा है जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती के योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करने के लिए किया जाता है तो उस माप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कारकीय घनत्व यानी फिजियोलॉजिस्टिक डेंसिटी, और अगला है सकल घनत्व यानी ग्रॉस डेंसिटी, तीसरा है कृषि घनत्व एग्रीकल्चरल डेंसिटी, चौथा है निवल घनत्व यानी नेट डेंसिटी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कारकीय घनत्व कहा जाता है जब किसी खेती योग्य भूमि के माध्यम से गणना की जाती है तो उस माप को कारकीय घनत्व के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षारकता का सही क्रम है, यानी बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी पहले सबसे अधिक क्षार कौन सा है और उसके बाद उससे कम और उससे बाद उसके कम के अनुसार बात की गई है। तो इसमें सबसे अधिक क्षारकता की बात करें तो वह Ca, CSOH, KOH, NaOH और LiOH हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभयलिंगीय श्रेणी में आता है जो कि सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो उभयलिंगीय की बात करें तो वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 केवल पुमंग वाला फूल, ऑप्शन नंबर 2 पुमंग और जायांग दोनों से युक्त फूल, ऑप्शन नंबर 3 केवल जायांग वाला फूल, ऑप्शन नंबर 4 द्विकोष्ठकीय फूल। तो उभयलिंगी के रूप में बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी पुमंग और जायांग दोनों से युक्त जो फूल होता है वह उभयलिंगी श्रेणी में आता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI का मुख्यालय डैश में स्थित है। तो BCCI की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है कोलकाता में, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली में, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई में और चौथा ऑप्शन है मुंबई में। तो BCCI की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मुंबई में BCCI का मुख्यालय स्थित है। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो इसमें पूछा है संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है, यानी इनमें ग्रेड और उससे संबंधित उदाहरण दिए गए हैं और पूछा है इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है। पहला है कोशिकीय ग्रेड संगठन, तो इसे साइकोन के नाम से जानते हैं, तो यह सही है। वहीं उत्तक ग्रेड संगठन इसे यूप्लेक्लेट के नाम से जानते हैं, यूप्लेक्लेटा के नाम से, तो यह गलत हो जाएगा। वहीं कोशिकीय उत्तक ग्रेड की बात करें तो इसे जेलीफिश के नाम से जानते हैं। वहीं प्रोटोप्लास्टमिजिक ग्रेड की बात करें तो यह पैरामेशियम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यही गलत जोड़ी है, बाकी तीनों की तीनों सही है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा था। तो यहाँ पर पूछा है नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था। पहला ऑप्शन है सरोजिनी नायडू के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है चित्तरंजन दास के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है दीनबंधु मित्र के द्वारा और चौथा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो नील दर्पण की बात करें तो यह दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण नाटक की रचना की गई थी। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और यह आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा और तीसरा ऑप्शन है JM सेनगुप्ता के द्वारा और चौथा ऑप्शन है कुंवर सिंह के द्वारा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो कृपया इसका कमेंट में आंसर जरूर बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। उम्मीद है आपको यह प्रैक्टिस सेट पसंद आया है। अगर प्रैक्टिस सेट पसंद आया है तो प्रैक्टिस सेट को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी प्रैक्टिस सेट आप सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो धन्यवाद।